हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और तबीयत कैसी है आपकी? सर, तबीयत तो ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको भारी हो रही है ना। हाँ ठीक है, हो जाता है कभी। पढ़ने लायक तो है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसका बहुत व्यापक उपयोग मैंने पाया है। मैं स्वयं इसका उपयोग करता हूँ और मैंने इसका बहुत ही व्यापक उपयोग पाया है। ठीक, तो इसका नाम है वर्ण विन्यास और महाएस्ट्रोलॉजी रिसर्च। देखिए, इसके मूल में यही है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके गुण और वर्ण पर निर्भर करता है। आपका जो भी एटीट्यूड है, सीधे सीधे आपके गुण, मतलब तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, इस पे, और चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इन तीन गुणों और चार वर्णों पे आपका पूरा का पूरा व्यवहार आधारित है। और इन्हीं तीन गुणों और चार वर्णों से 12 राशियां बनी हुई है। मैंने एक सोचा कि हम कुंडली से हैं, कुंडली हमसे है ना? जो यस सर। हमारे अंदर है वो सब कुंडली में है, जो कुंडली में है वो सब हमारे अंदर है। ठीक। जब कुंडली में चारों वर्ण की राशियां हो सकती हैं, चारों वर्ण के ग्रह हो सकते हैं, तो हमारे अंदर चारों वर्ण क्यों नहीं हो सकते? मैंने ये बिल्कुल सोचा, सर। जब हमारी कुंडली में चारों वर्ण की राशियां हैं, चारों वर्ण के ग्रह हैं, तो हमारे अंदर चारों वर्ण क्यों नहीं? ठीक। तो मैंने रिसर्च करना आरंभ किया। देखिए ना, ये क्षत्रिय वर्ण की तीन राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। वैश्य वर्ण की वृषभ, कन्या और मकर। शुद्ध वर्ण की मिथुन, तुला और कुंभ। और ब्राह्मण वर्ण की कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक, वैसे ही देखिए, क्षत्रिय वर्ण के कौन से ग्रह हैं? सूर्य और मंगल। वैश्य वर्ण के कौन से ग्रह हैं? बुध और चंद्रमा। शूद्र वर्ण के कौन सा ग्रह है? वह शनि। और ब्राह्मण वर्ण के कौन से ग्रह हैं? शुक्र और गुरु। जब हमारे ही कुंडली में चारों वर्ण के ग्रह हैं, चारों वर्ण की राशियां हैं, तो हमारे अंदर भी चारों वर्ण होने चाहिए। ये मेरे शोध का आरंभिक बिंदु है और इसी पे मैंने काम किया। और मैंने बहुत अभ्यास के बाद, बहुत रिसर्च के बाद एक विधि ढूंढ निकाली जिससे हम किसी भी व्यक्ति का परसेंटेज जान सकते हैं कि उसके अंदर चारों वर्णों का प्रतिशत क्या है। कितना प्रतिशत वो ब्राह्मण है, कितना प्रतिशत क्षत्रिय है, कितना प्रतिशत वैश्य है, कितना प्रतिशत शूद्र है। और मैंने देखा है, जो उसका वर्ण विन्यास है, वो व्यक्ति वही काम करता है, वैसे ही काम करता है। ये उसका एटीट्यूड दिखाता है। आपका लाइफ में, जीवन में आपका अप्रोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपके वर्ण भली भांति दिखा सकते हैं। वैसी बातें जो आपके कुंडली के ग्रह राशियां नहीं दिखा सकती, वो आपको वर्ण विन्यास दिखा देता है। किसी भी व्यक्ति का आप वर्ण विन्यास करके देखिए, आप उसके बारे में बहुत सी बातें ऐसी जान जाएंगे जो उस व्यक्ति ने बताई नहीं, या नॉर्मल जो ज्योतिष के सूत्र है उससे पता नहीं चलता। ठीक। और इसी पे मैंने एक विधि निकाली। और अ, मैंने एक और वर्णों पे ही एक और विधि हमने बात की, वह नाम है वर्ण मिलान। वर्ण मिलान यानी कि जब भी विवाह की बात करते हैं तो जामनी में कोई टेक्निक नहीं है, कुंडली मिलान की जामनी में कोई विशेष टेक्निक नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहला कारक मिलान निकाला, यानी कि उनके आत्म कारक को मिलाओ, दारा कारक को मिलाओ। फिर मैंने एक और स्टेप जोड़ा, उसमें मैंने देखा वर्ण मिलान, यानी कि दोनों का वर्ण मिलाओ, दोनों के वर्ण कैसे मेल खा रहे हैं। अगर दोनों के वर्ण जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनमें चलेगी। अगर वर्ण कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर एक लड़के एक लड़की के वर्ण कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनका विवाह नहीं चलेगा। समस्याएं आएंगी, पक्का आएंगी, उनके घर चलने में, विवाह के बाद आएंगी। तो मैंने दो टेक्निक निकाले। ठीक। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आइए हम और इसके बारे में आरंभ से पढ़ते हैं। हमारी विधि का नाम है वर्ण विन्यास। किसी भी व्यक्ति के वर्ण विन्यास से हमें उसका जो मूल स्वभाव है वो पता लगाने में, उसका जो एटीट्यूड है उसको पता लगाने में हमें सहायता मिलती है। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का सचमुच में क्या अर्थ होता है, उनकी आपके जीवन में कितनी मात्रा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये सीखेंगे कैसे निकालते हैं हम उनको। ऋग्वेद ने वर्ण को क्लासिफिकेशन के टूल के रूप में भी प्रयोग किया है, यानी कि ऐसा टूल जिसे हम किसी भी यूनिट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषियों ने क्या किया, एक ही व्यक्ति को चार वर्णों का बताया और व्यक्ति के भागों को अलग अलग वर्णों में बांट दिया। जैसे उन्होंने क्या क्या कहा, पैर को शूद्र वर्ण कहा। ठीक।
जांघों और पेट को वैश्य वर्ण कहा, हाथ और छाती को क्षत्रिय वर्ण कहा, और मुख और सर को ब्राह्मण वर्ण कहा। यानी व्यक्ति एक ही है और उसी के अंदर चारों वर्ण है। क्या आप अपने पाँव को अलग कर सकते हो? क्या आप अपने पेट को अलग कर सकते हो? नहीं, आपके अभिन्न अंग है वो। जैसे पाँव आपका अंग है, वैसे ही आपके हाथ अंग है, वैसे ही पेट आपका अंग है, वैसे ही आपकी बुद्धि भी है, आप ही का अंग है। सब मिलकर आप बने हुए हैं। व्यक्ति इन चारों वर्णों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति इन चार वर्णों से मिलकर बना है, प्रत्येक समाज चार वर्णों से मिलकर बना है, प्रत्येक देश चार वर्णों से मिलकर बना है। पर मैं कहता हूँ कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक कंपनी में चार वर्ण आपको मिल जाएंगे। जैसे ही इन वर्णों की आपको समझ आ जाएगी, किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी यंत्र को भी आप चार वर्ण में भाग देकर जान पाएंगे कि कौन सा सामान किस वर्ण का आएगा और वो चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि हमारी एक और मान्यता है, कोई भी परिवार उसके अगर वर्ण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो प्रगति नहीं करेगा। किसी भी फैमिली को प्रगति करने के लिए, किसी देश को प्रगति करने के लिए उसके चारों वर्ण ठीक होने चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है 4 अध्याय के 13वें श्लोक में, इन चार वर्णों का निर्माण मैंने किया है। इन चार वर्णों का निर्माण मैंने किया है गुण और कर्म के अनुसार। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि शुद्ध वर्ण का एक व्यक्ति है, नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा। और महाएस्ट्रोलॉजी की थियोरी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक इकाई संसार में चार वर्णों से मिलकर बन रहा है। हाँ, उनमें वर्णों की मात्रा अलग अलग हो सकती है और यही मात्रा उस व्यक्ति को वो काम करने के लिए प्रेरित करती है जो कि वो करता है, या उसके जो भी उसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स देने के लिए उसको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। उसके वर्ण, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, क्लास ले रहे हो, अभी आपके दरवाजे पे कोई आके जोर से लात मारे, तो आपका जो वर्ण होगा, जो आपका गुण होगा, उसके अनुसार ही आप प्रतिक्रिया दोगे। ये प्रतिक्रिया आपके गुण और वर्ण गवर्न करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है कि जितने भी वर्ण है, चारों वर्ण मिलकर काम करते हैं। कोई भी वर्ण अकेले काम नहीं कर सकता। सिर्फ पाँव क्या अकेले काम कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको पेट भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, सर भी चाहिए, है ना? क्या हाथ अकेले काम कर सकता शरीर से अलग होके? बिल्कुल नहीं। कोई भी वर्ण अपने इकाई से अलग होके काम नहीं कर सकता। वर्ण आपके एटीट्यूड को दिखाते हैं और वर्णों का प्रयोग समाज को या किसी व्यक्ति को विभाजित करने के लिए, उनकी समझ बढ़ाने के लिए किया गया। कोई भी परिवार या कोई भी समाज जो इन चारों वर्णों के अनुसार काम करता है वो प्रगति करता है, नहीं तो वो दुर्गति हो जाती है उसकी। हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। पूर्व वर्णाजी जन्म कुंडली, किसी भी जन्म कुंडली में चारों वर्ण मिलते हैं। अभी हमने कहा कि इस कुंडली में क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं, वैश्य वर्ण की राशियां हैं, शुद्ध वर्ण की राशियां हैं, ब्राह्मण वर्ण की भी राशि है। ठीक वैसे ही क्षत्रिय वर्ण के भी ग्रह है, वैश्य वर्ण के भी ग्रह है, शुद्ध वर्ण के भी ग्रह है और ब्राह्मण वर्ण के भी ग्रह है। चारों वर्ण के ग्रह है। और ये मैंने जिन राशियों को और ग्रहों को वर्णों के अनुसार बांटा गया है, मैंने ये रख दिया है। आपको शाम तक ये मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर नहीं चाहते नोट्स बनाना तो इसको शाम तक मैं उस ग्रुप में ये जो नोट्स है मैं डाल दूंगा, आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जो ब्राह्मण वर्ण के क्या गुण होते हैं। और मैंने इसे सीधे सीधे ऋग्वेद और भगवान से लिया हुआ है, किसी व्यक्ति के विचार नहीं है ये, है ना? सीधे सीधे जो हमारा मूल स्रोत है, ओरिजिनल सोर्स है, वहां से मैंने उठाया। वो है ऋग्वेद, भगवत गीता, भगवान के शब्द हैं और मेरा अपने अनुभव से मैंने दिया है, जो मैंने देखा है और जो मैंने सटीक पाया है उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो जो ब्राह्मण वर्ण के गुण क्या होते हैं? जो ब्राह्मण वर्ण के गुण है, सबसे पहला गुण है, मूल जो ब्राह्मण शब्द से आया, वो है बढ़ना, एक्सपैंड करना, लगातार वृद्धि करना, फैलते रहना, फैल जाना। मूल शब्द है ब्राह्मण वर्ण का। उसी से शब्द बना ब्रह्मा, ब्रह्मांड, जो कि फैल रहा है। उसके बाद जो अगला कीवर्ड है ब्राह्मण वर्ण का है सोचना। जैसे सर ब्राह्मण वर्ण का आ गया, तो सर के जो काम होते हैं, सोचना, विचार करना, ये सब जो है ब्राह्मण वर्ण के कार्य। साथ में क्रिएशन भी ब्राह्मण वर्ण का ही काम, नए विचारों को देना, नए डिजाइन बनाना, नए सिद्धांत देना, ब्राह्मण वर्ण के ही काम है। ब्रह्मा जी को आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी जो निर्माता है, सृष्टि की रचना की है, तो रचना करना भी ब्राह्मण वर्ण का ही काम। ठीक, साथ में रिसर्च करना, शोध करना, कुछ शोध करके नया विचार
निकालना या कुछ चीज उलझा हुआ है उसको सुलझा देना वैचारिक रूप से, तो ब्राह्मण वन का काम है। साथ में संयम बरतना, जिसके पास संयम हो, अचानक से क्रोधी ना हो जाए, जिसमें शौच हो यानी कि स्वस्थता हो, बिल्कुल ही स्वस्थ रहे, तपस्या का भाव हो, निष्ठा हो, सच्चाई हो, ज्ञान हो, और कभी भी भटकने वाला दिमाग ना हो, जो माइंड हो, जो मन है वो स्थिर हो, स्थिर मन हो, है। तो ब्राह्मण वन के हैं जो हिल ना सके, जो वर्ण हिलता नहीं है ना, किसी दबाव में आकर वो कोई फालतू के काम नहीं करता, जो आपको स्थिरता देता है, आपको स्थिर मति देता है ना, स्थिर प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, वो ब्राह्मण वर्ण है। उसके बाद हमारा क्षत्रिय वर्ण है, ये है, ये क्या डिनोट करता है आपके लाइफ में? वैलर, यानी कि आपकी वीरता, फियरलेसनेस यानी निर्भीकता, आपको एक फियरलेस बनाता है, आपको डर नहीं लगने देता। जिन भी व्यक्तियों को डर बहुत लगता है, इसका अर्थ है कि उनके शरीर के अंदर क्षत्रिय वन की मात्रा कम। जो बच्चे डरते हैं या डर जाते हैं, उनमें भी देखेंगे कि उनकी कुंडली में निकाल के देखिए क्षत्रिय वन की मात्रा कम होगी। साथ में स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति का भाव, संकल्प, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति होना, शक्ति का भाव तब होगा जब क्षत्रिय वर्ण नहीं होगा। संकल्प जो है तो संकल्प भी क्षत्रिय वर्ण से आता है। धैर्य, दक्षता यानी एक्सपर्टीज, फोर्टिट्यूड यानी कि लगे रहना, लगातार काम करना, हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना, ये क्षत्रिय वर्ण के गुण है। जिसका क्षत्रिय वर्ण बहुत अच्छा होगा वो पीछे नहीं हटेगा, वो लगातार काम करेगा, लड़ेगा। गिविंग, उदारता, देना, प्रोटेक्शन, रक्षा करना, अपने मंदिरों की, अपनी स्त्रियों की, अपने समाज की रक्षा करना, अपने मूल्यों को, सिद्धांतों की रक्षा करना, अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करना, अपनी भाषाओं की रक्षा करना। फाइटिंग नहीं, जब भी आवश्यकता हो तो लड़ना और रक्षा करना। स्टैंडिंग अप, अपनी बात रखना, कोई अगर अन्याय हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाना, बोलना कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये सारे जो है वो क्षत्रिय वर्ण से आता है। अगर किसी व्यक्ति में क्षत्रिय वर्ण की मात्रा अधिक होगी, ये सारे गुण उसमें मिलेंगे, और जिस व्यक्ति में क्षत्रिय वर्ण की मात्रा कम होगी उसमें ये गुण कम मात्रा में होंगे। और ये हिंदू धर्म के सिद्धांत है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदू धर्म ब्रह्मांड का धर्म है। ये प्रत्येक व्यक्ति पे लगता है, मानो ना मानो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप सूर्य को नहीं मानोगे तब भी उसकी रोशनी आप पे आएगी, उसका प्रकाश आपको मिलेगा। वैसे ही हिंदू धर्म के सिद्धांत भी प्रत्येक व्यक्ति पे मिलेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये चारों वर्ण है, तीनों गुण है। तो उसका भी जो ब्राह्मण परसेंटेज होगा, क्षत्रिय परसेंटेज होगा, उसके अनुसार ही बिहेव करेगा वो। उसके बाद है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का काम क्या है? पहला, खेती करना, एग्रीकल्चर करना। काउ यानी कि डेयरी के काम करना है, बिजनेस, पैसे कमाना, व्यापार करना, ट्रांजेक्शन, गिव एंड टेक, लेन देन करना, कुछ देना कुछ लेना। और सर एक डाउट। हाँ बोलिए। सर वैश्य वर्ण में एग्रीकल्चर थोड़ा आता है, मतलब शूद्र वर्ण में आता है ना एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर वैश्य वर्ण में आता है, शुद्ध वर्ण की समझ नहीं लोगों को, इसलिए उन्होंने कह दिया। जो कृषि है वो वैश्य वर्ण में आता है, और ये भगवान के शब्द है। तो वैश्य वर्ण में, तो वैश्य वर्ण वाले लोग तो ऐसा कहते हैं ना, इन्होंने, वो उनको समझ नहीं है ना, जो कहता है उनकी समझ नहीं है। ये मैं आपको सचमुच का ज्ञान दे रहा हूँ, उनको पता नहीं है, बस सुन रखा है इसलिए बोल रहा है। आप भगवान को काट दोगे, आप भगवान को मानोगे या जो लोग बोलते हैं उनको मानोगे? भगवान के शब्द है, कृषि, भगवद, भगवान के शब्दों को मानेंगे, फिर गुरु के शब्दों को मानेंगे। हाँ, तो कृषि है, भगवान के शब्द है। भगवान सबसे बड़ा है, गुरु की क्षमता में ऊपर नीचे हो सकता है ना, समझ रहे हैं? गुरु को जो ज्ञान होगा वो दे रहा है, जिसमें उसका दक्षता है, तो वो हम मानेंगे। क्योंकि गुरु के शब्द को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शब्द प्रमाण के रूप में ले रहे हैं, बस समझ रहे हैं? न्याय दर्शन में, हमारा हिंदू न्याय दर्शन, इसमें 4 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। एक है प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। शब्द, अब मैं अब जो बता रहा हूँ वो शब्द प्रमाण है, ठीक। शब्द प्रमाण कब मानते हैं हम? जब उसके पास वो दक्षता हो, उसने वो काम किया हो, उसमें उसका एक्सपर्टीज हो, तब उसके बातों को मानते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में बोलेगा तो हम उसके सुने, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है, तो उसके शब्द प्रमाण को मानेंगे। अगर वो दवा के बारे में बोलेगा तो नहीं मानेंगे, उसकी ऑथोरिटी नहीं है। तो वैसे भी गुरु के साथ भी है। ये ईश्वर जो है वो मुख्य रूप से है। गुरु किसी क्षेत्र में अच्छा है, जिस क्षेत्र, जिसमें ज्योतिष में मैं आपका गुरु हूँ, तो ज्योतिष के बारे में मेरी बात मानिए। अगर मैं आपको राजनीति के बारे में बताऊंगा तो आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें दक्षता नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है। ये हिंदू धर्म के सिद्धांत है। क्योंकि मैं हिंदू धर्म ही पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से जो मूल
धर्म है उसके बारे में बता रहा हूँ। लोगों से मैं प्रभावित नहीं हूँ, जो लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं ईश्वर को पकड़ता हूँ, जो हमारे ईश्वर को पकड़ता हूँ, आसपास के जो डिजाइनर गुरु उनको नहीं पकड़ता। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शुद्र वर्ण का काम है, वो सप्लाई लाइन। आप देखिए पेट को शुद्र वर्ण कहा, सॉरी, जो पेट है उसको वैश्य वर्ण कहा गया। पेट का काम क्या है? जो पेट है उसको मैं ऋषियों ने वैश्य वर्ण का कहा है, क्योंकि ये सप्लाई लाइन को दिखाता है। देखिए पेट का काम क्या है, वो भोजन आपसे लेता है, पचाता है, और वहां से सारे जो न्यूट्रिएंट है पूरे शरीर में जाते हैं। ठीक, तो जो पेट है एक तरह से सप्लाई लाइन का काम करता है शरीर के लिए। ठीक वैसे ही देखिए एक दुकानदार को देखिए, आपके गली में कोई दुकानदार होगा तो वो काम क्या करता है, वो बाजार जाता है, वहां से 50 दुकानों में जाता है, वहां से सामान इकट्ठा करता है, अपने दुकान में लाता है, वहां से पूरे मोहल्ले को सप्लाई करता है ना? यही यस काम तो सर। करता है ना। ठीक, पेट भी वही काम करता है। इसलिए वो जो व्यक्ति है जो सप्लाई लाइन का काम कर रहा है, जो दुकानदार है, वो उसके पास वैश्य वर्ण होगा तभी वो काम कर रहा है ना? उसके कुंडली में वैश्य वर्ण की प्रधानता होगी, या वैश्य वर्ण अच्छी मात्रा में होगा तभी वो काम कर रहा है, या तभी वो काम कर पाएगा। जो जिस व्यक्ति के अंदर वैश्य वर्ण की मात्रा कम होगी वो कभी भी दुकानदारी नहीं कर सकता। जिसमें 5% होगा कभी दुकानदारी नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। उसके पास है तभी वो कर रहा है। मनी माइंडेड होना, साथ में प्रॉफिट और गेन की भावना रखना। जैसे आपको जीवन में कुछ लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे अरे उनके साथ मैंने बहुत किया, मुझे कुछ नहीं मिला, है ना? मैंने उनके लिए ये लेके गया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये वैश्य वर्ण से आता है। मनी माइंडेड होना, प्रॉफिट माइंडेड होना, ये वैश्य वर्ण से आता है। जिसका भी वैश्य वर्ण की मात्रा कम होगी वो मनी माइंडेड नहीं होगा, उसके पास गेन माइंडेड नहीं होगा, है ना? देखिए मेरा वैश्य वर्ण बहुत कम है, तो मैं काम क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दक्षिणा ले लेता हूँ, फी ले लेता हूँ, उसके बाद में पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे बाद में ये मांगने में एक बार आरंभ होने के बाद मुझे समस्याएं हो जाती। सर मेरे को भी पता लगाने हैं तो कैसे पता लगाऊं? आप अपनी कुंडली दे दो, मैं अभी दिखा देता हूँ आपके ही उसमें। एक पहले इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारा है शूद्र वर्ण। ठीक, ये सबसे मिसअंडरस्टूड वर्ण है, और लोगों ने अपने फायदे के लिए इसका इतना तोड़ मोड़ के प्रयोग किया है कि आप सोच नहीं सकते। फिर से मैं यहाँ पे भगवान के शब्दों को कोट कर रहा हूँ। भगवान ने कहा परिचर्यात्मकम, ये शब्द है भगवत गीता में, भगवान ने ये शब्द कहे हैं। ठीक, और मैंने इसको बड़े अच्छे से डिकोड किया है और मैंने इसको अप्लाई किया है, और ये 100% काम किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान के शब्दों को डिकोड करके समझ लो, उससे अल्टीमेट कोई ज्ञान नहीं है, और वही सबसे ऊपर है। और ये डिफिनेशन शुद्ध वर्ण का क्या? जो वर्ण हमें किसी और के अनुसार किसी और के लिए काम करने को प्रेरित करे, वो शुद्ध वर्ण है। ठीक, जैसे एक कर्मचारी है, वो ऑफिस जाता है, ठीक, उसके पास उसका बॉस आता है, वो बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे काम करना, ये कर लेना, वो कर लेता है। ठीक, तो व्यक्ति क्या करता है, किसी और के लिए काम कर रहा है, किसी और के अनुसार काम कर रहा है। ठीक, तो उसके अंदर शुद्ध वर्ण की मात्रा होगी। जिस व्यक्ति के अंदर शुद्ध वर्ण की मात्रा बहुत कम होगी, वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर 5% ही शुद्ध वर्ण है, वो कभी भी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएगा। वो चाहेगा कि मैं अपना काम करूं। 100% मैंने देखा है, 99% भी नहीं, 100%। और एक और उन्होंने शब्द लिखा आत्मकम। ठीक, जो वर्ण आपको अपना काम अपने से करने के लिए प्रेरित करता है वो है शुद्ध वर्ण। ठीक, आजकल देखिए बहुत सारे लोग जो अपना ही हाथ लगा देते हैं, अपने से काम करने लगते हैं। जैसे सेवा करना, सर्विस, सेवाएं देना, जैसे नौकरी करना, ये सब में शुद्ध वर्ण के कार्य, मूवमेंट, गति। क्योंकि शुद्ध वर्ण पांव होता है, पांव जितने भी मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं सबके सब शुद्ध वर्ण से आते हैं। जैसे सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन, ये सारे शुद्ध वर्ण में आएंगे। जो जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबके सब शुद्ध वर्ण में आएंगे। और डू इट योर सेल्फ, अपने से काम करना, जैसे खाना पकाना, अपने से पका लिया, तो शुद्ध वर्ण उसका ठीक होना चाहिए। जिसका भी शुद्ध वर्ण ठीक नहीं होगा, अपने से कभी काम नहीं कर पाएगा, ना वो खाना पका पाएगा, ना वो झाड़ू लगा पाएगा, अपना देखभाल अच्छे से। उसके बाद वर्क, जो काम करते हैं, जो आपका फिजिकल वर्क है, जो डेली वर्क है, जैसे सब्जी काटना, खाना पकाना, जिस व्यक्ति के अंदर शुद्ध वर्ण की मात्रा कम होगी, उसको खाना पकाने में, झाड़ू लगाने में, ये जो डेली के काम है करने में समस्या होगी। जैसे कोई विद्यार्थी है जो बाहर जाता है घर से पढ़ने के लिए, उसका शुद्ध वर्ण ठीक नहीं होगा तो खाना कभी नहीं पकाएगा, कभी पकाएगा कभी नहीं पकाएगा, समस्याएं होंगी उसके साथ। ठीक है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन, तो इसमें जो वो काम करता है और जो काम होता है वो शुद्ध वर्ण का है। जिसने डिजाइन किया, जिसने योजना बनाई, वो ब्राह्मण वर्ण से आया।
ठीक, जो इसकी देख रेख कर रहा है, जो कर रहा है कि काम हो जाए, वो क्षत्रिय वर्ण से है। और जो इसके लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा है, जो इसके लिए जो मटेरियल है इसको इकट्ठा कर रहा है, वो है वैश्य वर्ण का, है ना। यानी कि कंस्ट्रक्शन भी चारों वर्ण चाहिए, लेकिन मूल रूप से जो कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो शुद्ध वर्ण से आता है। मैंने एक विधि ढूंढ निकाली इतने सारे कह सकते हैं कि रिसर्च के बाद, कि जहां से हम किसी व्यक्ति का भी वर्ण विन्यास कर सकते हैं। और मैंने इसके दो विधि हैं, एक तो एडवांस लेवल की है, सेकेंड लेवल की। तो मैंने क्या किया, एडवांस लेवल में से थोड़े से चीजों को मैंने ट्रिम किया और एक बढ़िया रिलायबल मेथड निकाला 6 पॉइंट का, बड़ी आसानी से किसी भी कुंडली पर लगा सकते हैं। अगर आप मुझे अपनी कुंडली देंगे तो मैं अभी आप पे एक कुंडली पर लगा के एग्जाम्पल में अभी हम देख सकते हैं। ठीक है, हमें कैसे निकालना है वर्ण विन्यास, इसके भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं। इसके स्टेप्स है, हमें इन 6 पॉइंट्स पे काम करना है। इन 6 पॉइंट्स के जो वर्णों का प्रभाव है उसको निकालना है। पहला हमारा लग्न, चंद्र, सूर्य, 3 लग्न, इसके बाद कारकांश, फिर लग्नेश और आत्मकारक। इन 6 जो एंटिटीज हैं, इकाइयां हैं, इन पे वर्णों का क्या प्रभाव है हमें निकालना है। हमें क्या करना है, देखो इनकी राशियां क्या है, कि कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, ठीक, उनके वर्ण को नोट करना है। उनके वर्ण को हमें नोट करना है। देखिए हम लिखते हैं, लगन से काम करते हैं। पहला हमारा है लगन। लग्न में कौन सी राशि है? सर तुला। तुला। तुला का वर्ण क्या है? शुद्र। शुद्र। लग्न में कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा है वैश्य। ठीक, उसके बाद हमें करना है चंद्रमा, लगन के रूप में लेते हैं। तो चंद्रमा है हमारा तुला में, तो शुद्र हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा सूर्य देखते हैं। सूर्य, सूर्य कहाँ पर है? सूर्य यहाँ पर है, ये वृषभ में, वृषभ राशि में है। तो वृषभ का वर्ण क्या है? वैश्य। और उसके साथ कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और गुरु। शुक्र ब्राह्मण वर्ण का है और गुरु है भी ब्राह्मण वर्ण का है। उसके बाद हमारा कारकांश। कारकांश कहाँ पर है? कन्या। कारकांश कहाँ देख रहे हो आप? कारकांश कन्या है ना, विवरण मिल गए। अब हम सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, लिखिए ब्राह्मण, जितना होगा लिख लेंगे, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण काउंट करिए, कितने हैं ब्राह्मण? 1 2 3 4 5 6 ब्राह्मण है 6। क्षत्रिय कितने हैं? क्षत्रिय है 1 2 दो ही है। 2। ठीक, वैश्य कितने हैं? 1 2 3। बस 3 ही है। 3 ही है। ठीक, और शुद्ध कितने हैं? 1 2 3 4 5। शुद्ध है 5। ठीक, टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10 16। 14 8 3 11 5 16 16 हो गया। ठीक, तो ब्राह्मण का परसेंटेज कितना होगा? 6/16। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज है। ऐसे हम निकालेंगे। अब हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे, बिल्कुल मैथमेटिकल है ये तो। कैलकुलेटर पे इसको हम निकालते हैं कितना परसेंट है। तो ब्राह्मण 6 यूनिट है, 6 डिवाइडेड बाई 16 परसेंटेज हमारा 6 को हम 16 से भाग करते हैं, 100 से हम गुना करेंगे, कितना होगा? सर किसका निकालना है? 16 का 6% निकालना है क्या? 6/16 है ना, ये है ना 16 16। नहीं सर, परसेंटेज किसका निकाल रहे हो आप, ये बताओ। एक मिनट स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, स्टैंडर्ड, हाँ इस पे निकाल 6 डिवाइडेड बाई 16 37.5% है ना, जो ब्राह्मण परसेंटेज 37 नहीं आया सर मेरे समझ, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। देखो मैंने कहा हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक, सर परसेंटेज किसका निकाल रहे हो तो आप? हम ब्राह्मण परसेंटेज निकालते हैं टोटल का।
हाँ, तो 6 का 16% निकाल रहे हो या 16 का 6% निकाल रहे हो? 6 का 16% कैसे निकालेंगे हम देखेंगे कि 16 100% को डिनोट करता है, ठीक है। तो 16 यूनिट 100% को डिनोट करता है ना, तो 6 यूनिट कितने प्रतिशत को डिनोट करेगा, तो बस समझ रहे? नहीं समझ रहा सर। ऐसे आप ऐसे देखो, एक एक नियम पढ़ा है आपने। ये 16 जो यूनिट है ना, वो 100% को दिखाते हैं ना। हाँ हाँ। एक यूनिट कितने का होगा? 100/16 100/16 होगा ना, ठीक है। 6 यूनिट कितने का होगा? इंटू 6। 100 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6, है ना, यही होगा ना 6 यूनिट का वैल्यू। यस सर, यही मैं होना ठीक हो, यही है ना। हम वही कर रहे हैं ना। हमने क्या किया, 100 गुने 6/16, यही कर रहे हैं ना। 100 गुने 6 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है नहीं ना? सर, 100 गुना थोड़ी होगा, पहले 100/16 है ना, तो सबसे पहले तो आप। अरे वही मैंने किया ना। आप वही, हाँ, वही तो मैं ठीक है कर रहा ठीक हूँ। है। आपने जो कहा वही मैं कर दूँ। 100 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, गुने 6, आगे यस सर। वही ना। 37.5 ठीक हाँ, है। तो इसको ये 37.5% हो गया, 37.5%, ठीक। मतलब इस व्यक्ति में 37.5% ब्राह्मण के गुण है, ब्राह्मण, राइट? ब्राह्मण वर्ण है ना। ब्राह्मण। उसके बाद हम क्षत्रिय निकालते हैं, तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 16, है ना, गुने 2, 12.5%। क्षत्रिय के ये 12.5% है, 12.5%, ठीक है। तो हम वैश को निकालते हैं। वैश के कितने यूनिट है, 3 करेंगे हम। 100 डिवाइडेड बाई सर 6 18.75। इंटू 3, 18.75 हो गया, 18.75, ठीक। अब हम शुद्ध को निकालते हैं। शुद्ध हमारा 5 यूनिट है, तो देखिए 100 31.25। 16 गुने, समझ में आ गया ना अब, 31.25, 31.25, ये हमारा आ गया ये वर्ण विन्यास वर्णों का परसेंटेज। और सर इन सबको 37, 31, 18 और 12 को। आप कर सकते हैं, ये तो एक लगभग लगभग है। अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये हमारा है, ठीक। तो देखिए नियम है कि जो भी दो वर्ण है, एक वर्ण जो प्रीडोमिनेट करता है, व्यक्ति उसके अनुसार काम करता है, ठीक है। और जो भी वर्ण कम है उसके जीवन में उसकी कमी झलकती है। जैसे क्षत्रिय वर्ण है, सबसे कम है, इसको कम ही मानेंगे, 12.5%, 20% के आसपास हमारा एवरेज, ठीक। 15-16% से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 20% के आसपास तो हमारा अच्छा है। दो वर्ण हमारे अच्छे हैं, ब्राह्मण और शूद्र। आप देखिए कितना परसेंट है इसका, 37.5 और 31.25, लगभग आप 68-69% ही है, यही डोमिनेट करते हैं। वैश्य वर्ण भी कम है, लेकिन फिर भी बॉर्डर लाइन के आसपास है, चल जाएगा। क्षत्रिय वर्ण कम है। क्षत्रिय वर्ण के गुण कौन कौन से हैं, देखिए मैच करिए उनके स्वभाव में, क्या बहुत मात्रा में है या इनकी कमी है। सर इनकी कमी है। कमी है ना, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण कम है। जैसे अगर कोई भी इन पे डांटना चाहे तो अपना बात नहीं रख पाना, आत्मविश्वास की कमी होना, या अपने लिए लड़ नहीं पाना, किसी की सहायता मांगना, अगर आप उनके साथ कुछ बुरा कर दोगे तो शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। कई बार आपके भाई होंगे, कोई इनका सामान ले ले, कुछ बुरा कर दे, तो आपको भी नहीं बताते सर होंगे। ये बोल ही नहीं पाता, इसको अपनी बात रखनी नहीं आती, ये हाँ, किसी नहीं से कुछ आती। कहते हैं हाँ, रोलेगा रोले। बिल्कुल, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण की मात्रा बहुत कम है ना। साथ में धैर्य की भी कमी है, या सह जाना, है ना, दुख सह जाना, इसकी भी कमी है। क्षत्रिय वर्ण कम होने का मतलब है जल्दी घबरा जाना। क्षत्रिय वर्ण जो है घबरा जाना, लेकिन जो ब्राह्मण परसेंटेज ठीक है, तो आपको क्रिएटिव होंगे ये, इनके सर इसको विचार, बढ़ाया है ना, पढ़ने में अच्छे होंगे, नए नए विचार आते होंगे, है ना। आप
आप एक तरह से ना एक समझ सकते हैं कि नए आइडियाज देना या कुछ क्रिएटिव हो जाना, या आपको थोड़ा अच्छा स्वभाव मिलना, संतोषी स्वभाव। ब्राह्मण वर्ण के होने का मतलब होता है ना एक संतोषी स्वभाव भी है, जो आजकल के फिर भी वो, अगर वो 50% से अधिक होता इसका ब्राह्मण वर्ण का, तो जो छोटे मोटे जो हमारे जो आज के क्या बोलते हैं आज के ना फैशन या ये जो दिखावा है, उसको भी इग्नोर करना, जो जिसमें रहना उसी में संतोषी स्वभाव होना ये। लेकिन फिर भी ब्राह्मण वर्ण की परसेंटेज ठीक है, 37.5% है, कम नहीं है, अच्छा है। ठीक। तो व्यक्ति का काम कैसा करेगा, उसमें ब्राह्मण और शुद्ध के मिलेंगे गुण। जैसे उससे कोई काम बोलो तो कर देगा, ये शुद्ध वर्ण की मात्रा है ना। घर के काम कर देता होगा, या अपने जो काम हो थोड़ा ये करना घर के सारे काम कर देता है लेकिन कर अपनी देगा। बात नहीं रखता। हाँ वही ना, क्योंकि देखिए आप देखो ना यहाँ पर मैंने कहा कि व्यक्ति वही काम करता है या वैसे ही काम करते हैं जैसे उसका वर्ण करवाता है, उसके गुण करवाते हैं। फंडामेंटल नेचर है ये, पहले क्लास ही में बोल रहा हूँ। गुण और वर्ण हमारे मूल स्वभाव को दिखाते हैं। ठीक। हम वैसे ही एटीट्यूड के होते हैं जैसे हमारा गुण और वर्ण होता है। ठीक। और मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक ऐसी विधि निकाली कि किसी व्यक्ति का आप देख सकते हैं, ये कुंडली देख के कोई बता सकता है, कुंडली देख के इतने मैथमेटिकली कोई नहीं बता सकता जो इतने नहीं बता मैथमेटिकली से बता सकता है सकता। आदमी। और इसका व्यवसाय चयन में भी आपको इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके भाई को आपको किसी पुलिस में भेजना पड़े तो नहीं भेज पाएंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा वो। अगर आपको किसी से फाइटिंग करने के लिए बोलना हो या अपना लीडर बना के भेजना पड़े तो नहीं बोल सकते, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण का मतलब लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है ना। लेकिन ये जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है तो क्या करेगा, अच्छे से डायरेक्शन अच्छे से दे सकता है। अगर कोई इसके एक्टर अच्छा मिले तो अच्छा डायरेक्टर हो सकता है ना। या लिखने पढ़ने का काम कर सकता है, क्रिएटिव काम कर सकता है, जितने भी बुद्धि से काम करने वाले उस फील्ड में जा सकता है। ठीक। शूद्र वन भी परसेंटेज ठीक है तो कोई काम भी कर सकता है, सर्विस में कर सकता है, जॉब में कर सकता है ना, ये अच्छा है। वैश्य वन ठीक ठाक है, 18.75 ठीक है। तो जितना होना चाहिए उतना ही मनी माइंडेड है, अधिक मनी माइंडेड नहीं है। ये नहीं देखता कि मैं काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब है ना, बिल्कुल बातों को कह रहे हो ना, पैसों वो से नहीं तोलना। मैच हो रहे हैं। जो आप कह रहे हो वो एक एक शब्द जो है ना वो मैच हो रहे हैं। है ना, देख रहे हैं, एक एक शब्द मैच हो रहा है, क्योंकि ये भगवान के नियम मैंने लगा रखा हूँ। मैंने क्या किया, जो डिजाइनर गुरु है उनको हटा दिया, मैंने सोचा मैं वेदों की तरफ जाऊंगा, ईश्वर की तरफ जाऊंगा, ईश्वर ही जो कहा है उसको मैं लगा के देखूंगा। और मैंने डिकोड किया और मैंने ये निकाला, और एक एक शब्द लागू होता है। मैंने अपने ऊपर देखा है, कितने लोगों को पढ़ाया है, सबने लगाया। अच्छा एक बात और, किसी किसी सिचुएशन में, किसी किसी कुंडली में कोई वर्ण की परसेंटेज होता ही नहीं है, वो किसी वर्ण का होता नहीं, इसका अर्थ नहीं होता नहीं है, 2-4% होता है। ठीक है, अगर ब्राह्मण है तो 1-2% का ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि ये तो बेसिक हमारी थियोरी है। तो किसी में अगर कोई वर्ण नहीं है तो इसका मतलब 4-5% है, कमी तो अवश्य है। जिस वर्ण का कोई भी ये नहीं आ रहा है तो 4-5% होना चाहिए, वो बहुत ही कम है, बहुत समस्याएं आती हैं। और इसी से मैंने एक निकाला है वर्ण मिलान। इसी से मैंने निकाला एक वर्ण मिलान, अर्थात दो लोग आपके पास आते हैं, एक लड़के की कुंडली आती है, एक लड़की की कुंडली आती है, तो दोनों का वर्ण मिलान करके देखिए, क्योंकि अगर दोनों के वर्ण कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो अवश्य विवाह में समस्या आएगी। मान लो एक लड़का है जिसका 5% शुद्ध वर्ण है, एक लड़की आती है जिसका भी 5% शुद्ध वर्ण है। ठीक। दोनों का शुद्ध वर्ण नहीं है तो घर के काम कौन करेगा, घर के काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा, देखभाल कौन करेगा, किसी न किसी को तो चाहिए ना, किसी न किसी का चाहिए। वैसे ही वैश्य वर्ण भी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर वैश्य वर्ण दोनों में कोई किसी के पास नहीं है तो पैसे की देखभाल कौन करेगा, पैसे की व्यवस्था कौन करेगा, सामान को इकट्ठा कौन करेगा, सामान बाजार से यहाँ पे कौन खरीद के लाएगा, या किसको चिंता होगी कि ये चीजें चाहिए, किसको चिंता, काम भी तो करवाना होना चाहिए, कोई काम करने वाला होना चाहिए, कोई काम करवाने वाला होना चाहिए। जब बाजार से सामान को लेके आए, जिसको पता चले कि ये इसकी आवश्यकता है, उस पर काम करे, ये वैश्य वर्ण से ही आता है ना। तो आजकल ये शूद्र वैश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ण है। लोग पता नहीं इनको क्या समझते हैं, बिना वैश्य और शूद्र के घर चल ही नहीं सकता। कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए इस वर्ण का, आधारभूत है ये। ठीक। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय परसेंट कम भी है, अगर शूद्र वैश्य है तो आपकी लाइफ चल जाएगी। ब्राह्मण तो किसी विशेष में चाहिए ना, जो ब्राह्मण वर्ण है विशेष कंडीशंस में चाहिए। जैसे देखो मेरा ब्राह्मण वर्ण बहुत अधिक है, तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं शोध कर रहा हूँ, मैं नए सिद्धांत लेके आ रहा हूँ, नए विचार दे रहा हूँ, सृजन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ।
मैं वही काम कर रहा हूँ, सिर्फ ब्राह्मण एक वर्ण। डाउट है हाँ बोलिए। सर, जैसे किसी में कोई वर्ण की कमी हो तो क्या उसे बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ। मेरा सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति का वर्ण कम है तो उसको संतुलित करिए, उसकी तरफ काम करिए। ठीक, जैसे एक बच्चे का मैं उदाहरण देता हूँ। मैं सदा से मैं ये इसका पक्षधर हूँ कि बच्चे के जन्म के साथ ही कुंडली बनाइए, देखिए उसका क्या स्वभाव है, जामनी लगाइए, उसका वर्ण विन्यास क्या है और उसके अनुरूप उसको आप आगे बढ़ाइए। जैसे किसी व्यक्ति का क्षत्रिय परसेंटेज कम है तो हम क्या करेंगे, उसको उसको धीरे धीरे उसको हम वीरता की कहानियां सुनाएंगे, ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जो कि वीर हो, डरे नहीं। हम उसको ट्रेनिंग देंगे उसको, ठीक है, साथ में बोलना सिखाएंगे, अपनी बात रखना सिखाएंगे। और जो ये छत्रपति शिवाजी की कहानियां हैं, राणा प्रताप की कहानी, उसको हम सिखाएंगे। साथ में हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे, स्पोर्ट्स में डालेंगे। जब वो फिजिकल वर्क करेगा, है ना, या मान लीजिए लाठी चलाना ही हुआ या कोई शस्त्र चलाना सिखा दिया आपने, उसमें थोड़ी रुचि हो गई, तो थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाएगा। मैंने देखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी व्यक्ति का जो ये वर्ण कम है, देखिए अब जब तक ठीक नहीं हो जाते तो अपने वर्णों को ध्यान में रखना। जैसे देखिए मेरा वैश्य वर्ण बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने फी ले लेनी है, उसके बाद मुझे मांगने में झिझक होगी या मैं दिमाग से उतर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अपने वर्णों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जिसका क्षत्रिय वर्ण कम है, उसको आपने फ्रंट पे भेज दिया, लीडर बना दिया, 10 लोगों के बीच में डाल दिया, उसको समस्या होगी। आप तो उसको पुश करेंगे ना कि जाओ जाओ, लेकिन उसके अंदर वो है ही नहीं। वर्ण भी तो होने चाहिए ना, तो आप क्या करोगे? सर एक सवाल। हाँ बोलिए। सर जैसे मान के चलो, अगर अपना काम काउंसलिंग का है या मार्केटिंग का है, जहां अपने को किसी को अपनी चीजों को कन्विंस करके सेल करना होता है, ठीक है, कोई बंदा आपके पास आता है, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो जैसे कोई बंदा आपके पास आता है, कहता है मुझे मेरे प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है, मैं लेकिन कर नहीं पाता, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए उस पर कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा होना चाहिए? ब्राह्मण? ठीक है, ठीक है, उसमें अगर आप बेच रहे हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्राह्मण और वैश्य, थोड़ा सा क्षत्रिय, है ना। ब्राह्मण वैश्य प्राइमरी होंगे और थोड़ा सा क्षत्रिय भी चाहिए जो कि वो बेच सकता है, उसको इसका वैल्यू पता होगा, वो बता सकता है। तो ब्राह्मण वर्ण तो चाहिए चाहिए, वैश्य वर्ण भी चाहिए और थोड़ा सा क्षत्रिय वर्ण भी चाहिए। अगर वो डोर टू डोर सेलिंग है, जहाँ पे घर घर जाके बेचना है, तो वहां पे शुद्ध वर्ण भी चाहिए। यस सर, ठीक है। जैसे आप देखिए, इसका प्रयोग आप किसी भी व्यक्ति को ये बताने के लिए कर सकते कि वो क्या करे। जैसे आपके पास कोई आता है, मुझे नाई बनना है या मुझे सैलून खोलना है, नाई की दुकान खोलनी है, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे क्या उसके पास शुद्ध परसेंटेज है। अगर उसके पास शुद्ध परसेंटेज नहीं होगा तो वो तो काम सर, नहीं कर पाएगा। अगर हम किसी भी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और ये पूछता है कि मुझे किस टाइप का प्रोफेशन करना चाहिए, तो हमें उसका वर्ण विन्यास करना चाहिए, इसका मतलब? बिल्कुल, जब भी व्यवसाय की बात करें, जामनी से दिख रहे हैं तो आपको वर्ण विन्यास करना चाहिए। देखिए ये टेक्निक ही मैंने इसलिए निकाली क्योंकि जामनी में व्यवसाय देखने के बहुत ही ये सीमित संसाधन है, क्योंकि जामनी में बहुत कम लोग काम करते हैं, राशि में बहुत लोग काम करते हैं, तो सीमित है। तो उस सीमा को मैंने आगे बढ़ाने के लिए इसका वर्ण विन्यास किया, ताकि आपको पता चले कि व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास क्या करने की क्षमता है ना। जैसे नाई का ही मैंने उदाहरण दिया। जब भी आपके पास कोई पूछना है कि मुझे नाई का काम करना है, तो आप क्या बोलोगे? आप देखोगे शुद्ध परसेंट है या नहीं है। अगर वो कम होगा तो अपने से काम नहीं कर पाएगा, है ना, किसी और के लिए काम नहीं कर पाएगा, है ना। मान लो उसके पास क्षत्रिय वैश्य परसेंट बहुत अधिक है, तो आप क्या बोलोगे? नाई की दुकान खोल लो और अपने लिए कारीगर रख लो। अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे पढ़ाना है, इंस्टीट्यूट खोलना है, तो आप क्या देखोगे? ब्राह्मण परसेंटेज है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा, लेकिन वो एक मैकेनिकल स्टडी होगा, वो दिल से नहीं पढ़ाएगा। ये वर्ण विन्यास हम कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे प्रोफेशन में भी करेंगे, मैच मेकिंग में भी करेंगे, और कहाँ कहाँ व्यक्ति का करेंगे? मूल स्वभाव बताने के लिए करेंगे, वो व्यक्ति के अंदर क्या है, क्षमताएं क्या है, इसके लिए करेंगे। और इसका उपयोग है कुंडली मिलान, इसका उपयोग है व्यवसाय में, है ना। मूल इसका उपयोग है व्यक्ति के बारे में जानने में, क्योंकि हिंदू धर्म क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति का पहला काम है आत्म साक्षात्कार। अपने को जानो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, अपने को जानो। उसके बाद तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी, जो जीवन की यात्रा है। तो व्यक्ति को जानने में इसका वर्ण विन्यास का प्रयोग होगा, ठीक है। और सर मैंने आपके उसमें देखा था, आपके कोर्स में नीचे टाइटल में लिखा हुआ था लाल किताब, तो क्या आप लाल किताब पढ़ाते हैं, बेसिक? सिर्फ बेसिक, जैसे ये जानने का बेसिक कोर्स है, वैसे ही लालता का भी बेसिक कोर्स है। वो जीरो लेवल में बोलता हूँ, ये तो फर्स्ट लेवल है, लेकिन वो जीरो लेवल है उन लोगों को जिनको वो कुछ नहीं जीरो आता। लेवल में मतलब आपका
सर जीरो लेवल में कोई कंटेंट का आपके पास वो है क्या, पीडीएफ बना हुआ जिसे पढ़ सके, देख सके? अभी तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं पिछले 6 माह से मैं पढ़ाया नहीं, क्योंकि जानने की आ गया। लेकिन आप मुझे 2 माह दीजिए, मैं फ्रेश करके मैं आपको जैसे ही वो नोट्स तैयार हो जाएंगे मैं आराम कर दूं, क्योंकि मैं अभी कोई आराम करने वाला कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं नोट्स बना लूं जितने के भी, उसके बाद मैं कोई नया कोर्स आराम करूँ। देखो जामनी तो मैं ऐसे ही नींद में भी पढ़ा सकता हूँ, तो अलग बात है। लेकिन जितने और भी, जितने मुहूर्त का कोर्स पढ़ा हुआ है, लाल किताब का कोर्स पढ़ा हुआ है, जे मिश्रण का कोर्स पढ़ा हुआ है, तो ये कोर्स तब सर मैं आप मेरी बात सुनिए, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर कहीं आप मुझे भूल मत जाना। लाल किताब जब भी आप शुरू करोगे ना, मुझे जरूर जोड़ना। हाँ मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। और लाल किताब भी हम अलग ढंग से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो जीरो लेवल है। अब वो हाँ सर, जीरो लेवल से ही पढ़ना है मुझे। हाँ, मैं देखिए मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता कि हाँ मुझे बहुत आता है या मैं पढ़ा दूंगा। मैं बोलता जीरो लेवल है, आप पढ़िए, आप सानी सीखिए, उसके बाद आप देखिए और भी गुरु हैं। और लाल किताब की भी, लाल किताब बहुत ही कठिन है, वो थोड़ा सा अलग प्रकार का ही ज्ञान है। तो आपको उसमें लगना पड़ेगा, 1-2 बरस लगाइए, स्वयं पढ़िए और भी देखिए, लेकिन इसके लिए बहुत ही फंडामेंटल चीजें होना बहुत आवश्यक है ना। जब मैं मेरे पास लाल किताब होगा और मेरा नोट्स तैयार हो जाएंगे और कोर्स बन जाएगा, तो मैं वो आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। यस एक और सर, प्रश्न यस है सर। वर्म विन्यास के बारे में? नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा आज का टॉपिक, हाँ बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बहुत भी ही है। बढ़िया है। ये जितने को मैंने पढ़ाया सबको अच्छा लगा और 100% काम किया है। समझ गया सर मैं, मतलब सारे वर्णों का आपके पास एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और प्रत्येक समाज का होना चाहिए। जैसे मुझे अभी आपने संतुलन से नाप दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अमेरिका का उदाहरण देता हूँ। अमेरिका का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अभी 10 मिनट और पढ़ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, आप करिए कंटिन्यू, इतने हाँ, तो दिनों में अमेरिका का आपसे। उदाहरण देता हूँ। अमेरिका महाशक्ति क्यों है? इसके वर्णों को देखिए आप, इसके ब्राह्मण वर्ण को देखिए। मैंने क्या कहा, ब्राह्मण वर्ण जो है वो व्यक्ति के अंदर एक्सपेंशन दिखाते हैं, व्यक्ति के अंदर एक एक्सपेंशन दिखाते हैं। अब देखिए जितने भी अमेरिकन कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स या विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो अपनी सामान बनाते हैं अमेरिका में, पूरे संसार में फैला देते हैं, पूरे संसार में एक्सपैंड कर जाते हैं, ठीक। नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। जितना नए आइडियाज अमेरिकन आजकल दे रहे हैं, नए आविष्कार वो कर रहे हैं, नया रिसर्च वो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उनके यहाँ सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, हार्वर्ड, येल, कैलिफोर्निया, संसार के सबसे टॉप के रिसर्च है उनके पास। ब्राह्मण परसेंटेज बहुत ही बढ़िया उनका। और क्षत्रिय देखिए, आप देखिए एक बार उनके यहाँ एक बिल्डिंग उड़ाई, वो किसी देश में घुस गया और उन्होंने वहां पे समाप्त कर दिया। वैसे ही इराक में गए, और है ना, लड़ने वाले लोग हैं, डरते नहीं है, कहीं पे भी आवश्यकता पड़ी तो वो लड़ लेते हैं, अपने रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं। तो क्षत्रिय वर्ण उनका ठीक है। वैश्य वर्ण भी उनका बहुत बढ़िया है, ठीक है। अपना सामान कहीं और से बनवाते हैं और पूरे संसार में फैला देते हैं। सामान जो है कहीं से और इकट्ठा कर रहे हैं, अफ्रीका से, किसी और देश से, और वो बनाते हैं एक स्थान पर, वहां से सब पूरे संसार में वो सप्लाई कर देते हैं। तो वैश्वन भी बढ़िया है उनका, और बड़ी मनी माइंडेड है ना। एक बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उसने कहा था, द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस, है ना। इससे बड़ा वैश्य वर्ण की अभिव्यक्ति क्या हो सकती है ना, कि अमेरिका का जो काम है वो काम करना, व्यापारी है, बेचना खरीदना अमेरिका जो है। और शुद्ध वर्ण भी देखिए, शुद्ध वर्ण उनका अच्छा है। जितना अमेरिकन वर्कर के पास ये प्रोफेशनलिज्म है, उतना शायद ही किसी के पास होगा। आप जो काम करिए वो करके देंगे आपको, और उनके पास एक लंबा सा वर्किंग क्लास है। इसलिए अमेरिका महाशक्ति बना, क्योंकि चारों वर्ण ठीक है उसके, ठीक। अब चीन को देखिए आप, चीन भी क्या कर रहा है, इन अपने वर्णों पे काम कर रहा है, वो ब्राह्मण वर्ण पे काम कर रहा है। देखिए नए रिसर्च कर रहा है ना। 20-20 हजार पेटेंट लेता है एक साल में चीन। नए नए यूनिवर्सिटीज बना रहे, एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है चीन में, नए आविष्कार कर रहा है और अपने को एक्सपैंड कर रहा है, अपने सभ्यता को एक्सपैंड कर रहा है। अफ्रीका में देखिए चीन कितना फैल गया है। तो ब्राह्मण वर्ण भी काम कर रहा है, क्षत्रिय वर्ण भी वो अपने सेना पे काम कर रहा है। अभी उतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, बहुत ठीक हो गया है। जैसे ही जिस दिन वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए वो महाशक्ति बन जाएगा, ठीक। अब देखिए वैश्य वर्ण तो इतना बढ़िया है चीन का कि आप सोच नहीं सकते। अफ्रीका से, इंडिया से, जितने भी देश है, सबसे सामान अपने यहाँ लेके आता है ना, और वहां पे सामान बनाता है और पूरे संसार में फिर से सप्लाई कर देता है। एक बार आप ना, ये एप्पल के सीईओ हैं, क्या नाम है, टोनी, ये टोनी करके इनका नाम है। तो उन्होंने कहा था कि हम चीन में इसलिए हैं कि चीन में हमें ढंग के वर्कर मिल जाते हैं, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं उसको काम करने के लिए वर्कर है। चीन ने भी अपने शुद्ध वर्ण पे बहुत काम किया, उनको बहुत स्किल्ड बनाया है अपने वर्कर को। देख रहे हैं चीन अपने सारे वर्णों पे काम कर रहा है, और जैसे ही उसका क्षत्रिय वर्ण जो ठीक हो गया और भी हो गया, तो वो महाशक्ति पूरी तरह बन जाएगा, ठीक। अच्छा वही देखिए भारत में, देखिए हिंदू समाज को देखिए, ब्राह्मण वर्ण को देखिए, बिल्कुल चौपट है।
जो अपने को ब्राह्मण बोलते हैं उसके ब्राह्मण का अर्थ भी नहीं पता, है ना। एक्सपेंशन नहीं हो रहा है हमारा, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक समय में भारत में 100% हिंदू थे, फिर वो 90% हुए, फिर 80% हुए, फिर वो 50-60% ही रह गए। यानी घट रहे हैं हम बढ़ नहीं रहे हैं। हमारा ये ब्राह्मण वर्ण है वो नहीं आ रहा है, साथ में हमारे विचार संसार में नहीं फैल रहे हैं। अमेरिका का विचार यहाँ पे आ रहा है, हमारा विचार नहीं जा रहा है, हम एक्सपैंड नहीं हो रहे। हमारा जो ब्राह्मण वर्ण है चौपट है, हमारा क्षत्रिय वर्ण देखिए ये तो बिल्कुल ही चौपट है। हमारे मंदिर टूट जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे मंदिरों पे सरकार के कब्जे, हम कुछ नहीं बोलते। हमारे भाषाओं पे अतिक्रमण होता है, हम कुछ नहीं बोलते। बिल्कुल ही चौपट है हमारा क्षत्रिय वन। वैश्य वन भी हमारा, वैश्य वन थोड़ा ठीक था, वैश्य वन अभी तक हमारा ठीक है, जिसने हमें खड़ा किए हुए। शुद्ध वन देखिए हमारा चौपट है। शुद्ध वन आप देखिए, हिंदू बच्चा है वो काम नहीं करना चाहता, माँ बाप ने सुकुमार बना दिए। मैं फैक्ट्री में जब वास्तु करना चाहता था कुंडली में, तो जितने भी कठिन काम थे वो मुसलमानों को लगाते थे। उनको लगता था कि हिंदुओं से नहीं होगा, वो सब सुकुमार हो गए, बस वो आते हैं जाते हैं। तो हमारा ये जो लोग काम भी नहीं करना चाहते, लेकिन कितने लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि काम करे, वो झाड़ू लगाए, वो घर साफ करे, वो हाथों से काम करे। कितने लोग चाहते हैं अपना काम कर ले, वो चाहते हैं कि यार साहब वो कुछ नहीं करना पड़े। तो हमारे चारों वर्ण चौपट एक वैश्य है जो हमें टिकाए हुए हैं। जैसे ये वर्ण भी कमजोर हो गया 20 वर्ष में, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस परिवार में, जिस समाज के वर्ण चौपट हो गए, वो समाज चौपट हो गया। और अगले 50-60 वर्षों में हिंदू लोगों का लगभग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्ण चौपट। भारत के साथ भी वही है, भारत के भी सारे वर्ण चौपट है। ठीक, अच्छा देखिए अमेरिका में, वहां भी नए नए आइडियाज आ रहे हैं, ये क्रिटिकल रेस थियरी का, वामपंथ का। तो वहां का ब्राह्मण वर्ण थोड़ा चौपट हो रहा है, उसमें थोड़ी सी सेम लग रही है ना। थोड़ी क्षत्रिय वर्ण भी थोड़ा कम हो रहा है। अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ है, शुद्ध वर्ण भी उनका थोड़ा सा आ रहा है। तो धीरे धीरे देखिए अमेरिका डिक्लाइन में चला जाएगा, उसके वर्ण कमजोर होने लग रहे हैं। अगले 20-30 वर्षों में उनके वर्ण थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे और वो महाशक्ति नहीं रह जाएंगे। तब तक चीन अपने वर्णों को ठीक करके महाशक्ति बन जाएगा। वो देख रहे हैं, सोसाइटी पे लगा के मैंने दिखाया सिद्धांत। ये प्रत्येक समाज पे, प्रत्येक देश पे लागू होता है, क्योंकि हिंदू धर्म सार्वभौमिक है। ये ब्रह्मांड का धर्म है, इसके सिद्धांत सब पे लागू होते हैं, भले मानो ना मानो। व्यक्ति पे, समाज पे, पशु पे, पक्षी पे, पेड़ पौधे सब पे लागू होते हैं। हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत है सब पे लागू होते हैं, वर्ण भी सब पे लागू होते हैं।